हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पार्ट 7। पार्ट 5 और 6 में हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के सारे केसेस देखे थे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं जब पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर रिटायर हो तो उस केस में हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अभी तक हमने क्या करा था कि पार्टनर रिटायर हो रहा था एंड ऑफ द ईयर, और एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर कर लेते हैं तो उससे प्रॉफिट आ जाता है और प्रॉफिट में से रिटायरिंग पार्टनर का हम हिस्सा उसको दे देते हैं। लेकिन अगर पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर रिटायर हो रहा हो, ठीक है, तो उस केस में हम उसका प्रॉफिट में हिस्सा कैसे देंगे? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम बीच में बना नहीं सकते, तो फिर उसका हिस्सा कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए दो तरीके हैं। या तो हम एस्टिमेशन से, यानी कि जो भी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था उसके अकॉर्डिंग इस ईयर का हम प्रॉफिट निकाल लेंगे और फिर जितना उसका हिस्सा बन रहा होगा उसको दे देंगे, ठीक है। एक तो एस्टिमेशन हो गया। दूसरा, या हम एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे रिटायरमेंट के डेट तक की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से, जो कि है एस्टिमेशन। यानी कि इसमें या तो हम प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट या फिर पिछले कई सालों का एवरेज प्रॉफिट लेंगे और फिर उससे हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे करंट ईयर का जिसमें पार्टनर रिटायर हो रहा है अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से और एग्जांपल करते हैं इसका। अमित का हिस्सा है प्रॉफिट में 310, ठीक है। वो रिटायर होना चाहता है 30 जून 2025 का, यानी कि उसने कितने महीने काम किया? अप्रैल, मई और जून, 3 महीने उसने काम किया है, उसके बाद वो रिटायर होना चाहता है। तो 3 महीने के प्रॉफिट में हिस्सा उसको मिलेगा, ठीक है। अब वो सभी पार्टनर्स मिलकर एग्री करते हैं कि रिटायरमेंट तक की डेट का प्रॉफिट वो एस्टिमेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। जो भी पिछले साल का उनका प्रॉफिट होगा उसके बेसिस पे वो इस साल का प्रॉफिट निकालेंगे रिटायरमेंट की डेट तक का, ठीक है। और नेट प्रॉफिट हमें दिया गया है 2,40,000 पिछले साल का। अब ये 2,40,000 कितने महीने का प्रॉफिट है? 12 महीने का। और हमें निकालना कितने महीने का है? 3 महीने का। और 3 महीने का निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 2,40,000 इंटू 3/12 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट आया है 2,40,000 को 3/12 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्रॉफिट आएगा सभी पार्टनर्स का, ठीक है। अब इस प्रॉफिट में से हमें हिस्सा निकालना होगा जो पार्टनर रिटायर हो रहा है यानी कि अमित का। और ये कैसे निकलेगा? जो भी अमाउंट आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/10 से, तो ये अमित का हिस्सा आ जाएगा, है ना। तो सीधा हम क्या करेंगे? 2,40,000 इंटू 3/12, इससे तो आ गया 3 महीने का प्रॉफिट। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/10 से तो आ जाएगा अमित का शेयर, जो कि है 18,000, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के हिसाब से निकालते हैं इस साल का प्रॉफिट रिटायरमेंट तक की डेट का, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं एवरेज प्रॉफिट वाला। रोहन का शेयर है प्रॉफिट में 1/4, वो रिटायर होना चाहता है 31 दिसंबर को। तो कितने महीने काम किया उसने? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 9 मंथ्स उसने काम किया। तो हमें 9 महीने का प्रॉफिट का उसका हिस्सा निकालना होगा, ठीक है। अब वो एग्री करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस को वो एस्टिमेट करेंगे रिटायरमेंट तक का एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, लास्ट 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, ठीक है। और लास्ट 3 साल का प्रॉफिट हमें दिया ही हुआ है। 2022 का प्रॉफिट था 3,60,000, 23 का है 2,40,000 और 24 का है लॉस हुआ 1,20,000। एवरेज आपको निकालना आता ही है। तीनों साल का प्रॉफिट है उनको ऐड करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों को प्लस करते हैं, 3,60,000 प्लस 2,40,000 और ये लॉस था तो माइनस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3, 1,60,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। इसको ही हम मानने वाले हैं इस साल का प्रॉफिट। अब ये 1,60,000 कितने महीने का प्रॉफिट है? 12 मंथ्स का। हमें कितने का निकालना है? 9 महीने का। तो कैसे निकालेंगे? 1,60,000 इंटू 9/12, ये आ गया 1,20,000 9 मंथ्स का प्रॉफिट। और ये 1,20,000 सभी पार्टनर्स का प्रॉफिट है। इसमें से हमें रिटायरिंग पार्टनर यानी कि रोहन का हिस्सा निकालना होगा। और वो कैसे निकलेगा? 1,20,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसका शेयर, जो कि है 1/4। 1,20,000 इंटू 1/4 30,000 है रोहन का शेयर प्रॉफिट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अभी तक हम क्या कर रहे थे? जो भी पिछले साल का प्रॉफिट था या जो भी एवरेज प्रॉफिट था, ठीक है, उसको हम करंट ईयर का प्रॉफिट मान रहे थे और उसमें से फिर हम रिटायरिंग पार्टनर को उसका हिस्सा दे रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स।
यानी कि जो भी पिछले साल की सेल्स हुई है, फॉर एग्जाम्पल सेल्स हुई है 10 लाख रुपए की, ठीक है, अब इस पे कितना परसेंट प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया था पिछले साल पे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अर्न किया था 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की सेल हुई, उस पर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया, तो कितना प्रॉफिट अर्न किया, 10%, ठीक है। अब हम यही मानेंगे कि जितनी भी सेल्स होगी उस पर 10% प्रॉफिट अर्न करेगा फर्म, ठीक है। तो अब इस साल का हम सेल्स देखेंगे कि कितनी सेल्स हो गई, अब जितना भी प्रॉफिट पिछले साल पे अर्न किया था वही इस साल करेगा, तो 10% वो इस साल की सेल पे अर्न करेगा। फॉर एग्जांपल इस साल की सेल हुई 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए का 10% हो गया 50,000, तो 50,000 इस साल का प्रॉफिट है रिटायरमेंट तक का, ठीक है। अब इस 50,000 में से हम हिस्सा दे देंगे रिटायरिंग पार्टनर को, ठीक है। चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं जिससे आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। शरद पार्टनर है फर्म में जो रिटायर होना चाहता है 31 जुलाई 2025 को, ठीक है। तो कितने महीने उसने काम किया, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने तक उसने काम किया, उसका प्रॉफिट्स में हिस्सा था 4/10, ठीक है। अब सभी पार्टनर्स एग्री करते हैं कि प्रॉफिट को वो एस्टिमेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट रेट अर्नड ऑन सेल्स, यानी कि जो भी सेल्स पे प्रॉफिट अर्न हुआ है पिछले साल उसी के अकॉर्डिंग वो इस साल का प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। अब क्या क्या चीजें हमें दी गई है, 31 मार्च 2025 को फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया, यानी कि पिछले साल का प्रॉफिट हमें दिया गया है 3 लाख रुपए, और पिछले साल की सेल्स भी हमें दी गई है 30 लाख। आप देखो 30 लाख रुपए पे 3 लाख अर्न किया पिछले साल, तो प्रॉफिट रेट कितना हुआ ये कैसे पता लगेगा, 3 लाख को डिवाइड करेंगे 30 लाख से, इंटू 100 करेंगे तो प्रॉफिट रेट आ जाएगा हमारा जो कि है 10%, यानी कि 10% प्रॉफिट अर्न किया पिछले साल सेल्स पे फर्म ने, ठीक है। तो इस साल कितना अर्न करेगा, पहले तो इसके लिए हमें सेल्स जाननी होगी, और सेल्स हमें दी गई है रिटायरमेंट तक की 18 लाख रुपए, 18 लाख रुपए की सेल कर चुका है फर्म रिटायरमेंट तक, यानी 31 जुलाई तक 18 लाख की सेल हो चुकी है। तो अब इस 18 लाख का 10% अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो 18 लाख इंटू 10% 1,80,000 आ गया प्रॉफिट, ठीक है। अब ये 1,80,000 प्रॉफिट सभी पार्टनर्स का है, इसमें से हमें शरद का हिस्सा निकालना होगा, तो 1,80,000 और उसका शेयर है 4/10, तो इंटू 4/10 72,000 आ गया शरद का शेयर प्रॉफिट में, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, एस्टिमेशन के थ्रू प्रॉफिट में से शेयर निकालना सीखा था रिटायरिंग पार्टनर का, और वो कैसे किया था, एक तो हमने या तो जो भी पिछले साल का प्रॉफिट था या जो भी एवरेज प्रॉफिट था उसी को हमने करंट ईयर का प्रॉफिट मान लिया था, और फिर उसमें से हमने रिटायरिंग पार्टनर को उसका हिस्सा दे दिया था, या फिर सेल्स के बेसिस पे जितनी भी पिछले साल पे सेल हुई थी उस पे जितना उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया था, जितना रेट का प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अर्न किया था उतना ही हमने कंसिडर कर लिया कि प्रॉफिट वो इस साल भी अर्न करेगा, तो जितनी सेल्स रिटायरमेंट तक की हुई थी उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया था प्रॉफिट रेट से, तो प्रॉफिट आ गया था रिटायरमेंट तक का, ठीक है। और फिर उसमें से हमने रिटायरिंग पार्टनर को उसका हिस्सा दे दिया था। तो अब तक तो हमने देखा था एस्टिमेशन का केस, अब हम करेंगे जिसमें हम एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, और फिर उससे जो प्रॉफिट निकलेगा उसमें से रिटायरिंग पार्टनर को उसका हिस्सा हम दे देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, P&L एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट हम एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, ये सब हम बनाएंगे रिटायरमेंट की डेट को, रिटायरमेंट की डेट तक का सारा डाटा यूज करके, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट आ जाएगा, और ये प्रॉफिट हम कहाँ भेजते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और फिर वहां से इसको भेज देंगे हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या होगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट जाएगा तो उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर लॉस हुआ तो ये भी कौन बेयर करेगा, पार्टनर्स ही बेयर करेंगे, इसलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। श्याम, ज्ञान और पवन पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे थे 7:5:3 में। ज्ञान रिटायर होता है 1 जुलाई 2024 को, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो प्रिपेयर करेंगे रिटायरमेंट की डेट तक का, और जो भी प्रॉफिट आएगा वो दे देंगे उसमें से रिटायरिंग पार्टनर को उसका हिस्सा दे देंगे, और प्रॉफिट आया है 3,60,000। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इनमें हमें दो केसेस दिए हुए हैं कि या तो प्रॉफिट होगा 3,60,000 का या लॉस होगा, तो इन दोनों केसेस में एंट्रीज कैसे पास करेंगे, अगर तो प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर लॉस होगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट के केस में तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 3,60,000,
टू शाम्स कैपिटल, टू ज्ञान्स कैपिटल और टू पवन्स कैपिटल, ठीक है। और 3,60,000 को डिवाइड कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 7:5:3। ऐसे ही अगर लॉस हुआ तो क्या होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे लॉस से, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ज्ञान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पवन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट 3,60,000, और 3,60,000 को डिवाइड कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो ये तो थे हमारे दोनों केसेस जिसमें हमने रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट निकालना सीखा। पहले केस में तो क्या था, एस्टिमेशन के बेस पे हमने करा था, और दूसरे केस में हमने एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे जिसमें जो भी प्रॉफिट आ रहा था रिटायरमेंट तक की डेट का वो हमने सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है। अब देखो सेकेंड केस में तो पूरा का एक्चुअल प्रॉफिट निकला, और प्रॉफिट जैसे हम ईयर एंड पे ट्रांसफर करते हैं पार्टनर के कैपिटल में, वैसे ड्यूरिंग द ईयर हमने वो सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमने फर्स्ट मेथड किया एस्टिमेशन वाला, उसमें क्या था, हमने एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकाला था, सिर्फ और सिर्फ ये एक एस्टिमेट निकला था कि इतना प्रॉफिट का शेयर है रिटायरिंग पार्टनर का। अब ये जो एस्टिमेट हमने निकाला था ये एक्चुअल प्रॉफिट तो है नहीं, तो इसके लिए हम एंट्री कैसे पास करेंगे, कैसे ये रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखो इसके लिए दो सिचुएशंस बनती है। एक तो जो पीछे बचे पार्टनर्स है, अगर तो वो कहते हैं कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर दूसरी सिचुएशन बनती है जब वो बोलते हैं कि वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे। तो इन दोनों केसेस में देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा जो एस्टिमेशन के केस में हमने प्रॉफिट निकाला था रिटायरिंग पार्टनर का उसका। तो देखो जब भी कोई प्रॉफिट आता है एंड ऑफ द ईयर, उसे हम पार्टनर के कैपिटल में भेजने के लिए एंट्री क्या पास करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअल प्रॉफिट तो है नहीं, ये सिर्फ एस्टिमेटेड प्रॉफिट है जो हम रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डेबिट क्या करेंगे, क्रेडिट तो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्योंकि हमें, और अमाउंट भी हमने निकाल लिया है कि इतना प्रॉफिट हमें भेजना है रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अब डेबिट क्या करेंगे, डेबिट यहाँ पे करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन की जगह पे हम ये अकाउंट ओपन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और एंट्री बनेगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस आ जाए तो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट करने की जगह पे यहाँ पे हम एंट्री करेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट से, तो एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। और एंड ऑफ द ईयर जब एक्चुअल में प्रॉफिट हमारा आएगा उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ये जो P&L सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस है इसको हम भेज देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एंट्रीज। व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज प्रॉफिट आएगा तो एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर का, रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो होगा क्रेडिट, और P&L एप्रोप्रिएशन की जगह यहां हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जब लॉस आए तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब देखो आपको एक ही चीज याद रखनी है, देखो जब हम एस्टिमेशन का केस आता है यानी कि एस्टिमेट करते हैं जब प्रॉफिट को, उस केस में हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यूज ना करके उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू, ठीक है। P&L सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है यहाँ पे जब हम एस्टिमेशन से प्रॉफिट निकालते हैं तब, ठीक है। जब एक्चुअल में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तब तो नॉर्मल सेम प्रोसीजर फॉलो होता है, जो ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर P&L एप्रोप्रिएशन से पार्टनर के कैपिटल में जाता है। लेकिन जब हम एस्टिमेशन से रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट निकालते हैं उस केस में P&L सस्पेंस अकाउंट का यूज होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर चेंजेस। देखो अब क्या है, पिछले केस में तो था जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का चेंज नहीं हो रहा था, वो अपना रेशियो सेम ही रख रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। पहली एंट्री तो सेम होगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जब प्रॉफिट आएगा तब। दूसरी एंट्री क्या होगी, उस केस में तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं कर रहे थे उसमें तो हम क्या कर रहे थे, ये जो P&L सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस था इसको हम एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफर कर रहे थे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं उस केस में ये जो P&L सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस होता है ये कौन बेयर करता है, जो पीछे बचे हुए पार्टनर्स अपनी गेनिंग रेशियो में,
समझ आया आपको? सिर्फ यही डिफरेंस है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है या जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता तब। जब चेंज नहीं होता उस केस में तो P&L सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हम एंड ऑफ द ईयर भेज देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और जब वो चेंज करते हैं उस केस में जो P&L सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस होता है वो बेयर करते हैं पीछे बचे हुए पार्टनर्स अपनी गेनिंग रेशियो में। तो आइए देखते हैं इसकी जनरल एंट्री। एंट्री एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के टाइम पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट आया है तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जो P&L सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है इसको हम भेजेंगे गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, तो एंट्री बन जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, या फिर ऑल्टरनेटिवली हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सीधा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। P&L सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे यूज ना करके सीधा ही गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से हम डेबिट करके रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर लॉस होता है तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये कब है, जब एस्टिमेशन के केस में लॉस आता है। ठीक है, उस केस में ये एंट्री पास होगी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हम कहाँ भेजेंगे, गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर हम इसे डायरेक्ट गेनिंग पार्टनर से ही एडजस्ट कर सकते हैं और एंट्री बन जाएगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। अंकित, शान और लवित पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे थे 7:5:3 में। शान रिटायर होना चाहता है फर्म से 31 जुलाई 2025 को, और फर्म का प्रॉफिट दिया गया है, पिछले साल का प्रॉफिट है ये 2,40,000, और एग्री करते हैं कि शान का जो शेयर है प्रॉफिट का अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट ये एस्टीमेट किया जाएगा प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से। जो भी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होगा उसको ही हम मानेंगे करंट ईयर का प्रॉफिट, और जितने महीने उसने काम किया है उतने महीने का प्रॉफिट निकाल के उसके बाद उसका हिस्सा हम निकाल देंगे। नाउ कैलकुलेट शान शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। दो अलग अलग केसेस हमें दिए गए हैं, इन केसेस में हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। पहला केस है जब कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स अंकित और लवित बोलते हैं कि हमें अपना प्रॉफिट्स हम ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही शेयर करेंगे, या दूसरा केस वो बोलते हैं कि वो शान के रिटायरमेंट के बाद अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं 3:2 पे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम शान रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा निकालते हैं। ठीक है, प्रॉफिट का 2,40,000 प्रॉफिट था पिछले साल का, और ये था पूरे 12 महीने का। तो शान ने कितने टाइम काम किया, अप्रैल मई जून जुलाई, 31 जुलाई को रिटायर हुआ है, 4 महीने तक उसने काम किया। तो 2,40,000 का 4 महीने का निकालते हैं पहले प्रॉफिट। 2,40,000 इंटू 4/12 तो 80,000 रुपीज़ तो आ गया प्रॉफिट 4 महीने का। अब ये 4 महीने का प्रॉफिट है और सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट है, इसमें से शान का शेयर निकालेंगे। शान का प्रॉफिट शेयर है 5/15, तो 80,000 इंटू 5/15 शान का शेयर आ गया 26,667, ये तो शेयर आ गया। अब फर्स्ट केस है द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स अंकित और लवित कॉन्टिन्यू टू शेयर प्रॉफिट्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब वो बोलते हैं कि अपनी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही वो अपने प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। तो ये जो अमाउंट है प्रॉफिट का, पहले तो ये हम शान को देंगे, और ये शान को कैसे देंगे, एस्टिमेशन का केस है, ये हम इसमें P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू शान्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 26,667। ठीक है, अब जब एंड ऑफ द ईयर इसकी एंट्री क्या होगी, ये जो P&L सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है इसको हम कहाँ भेजेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट 26,667। ये तो था हमारा फर्स्ट केस। फिर सेकंड केस है शान के रिटायरमेंट के टाइम पे वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं, और अंकित और लवित डिसाइड करते हैं कि नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी होगी 1:1। तो अब क्या होगा, इस केस में क्या होता है, P&L सस्पेंस अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं भेजते एंड ऑफ द ईयर, उसकी जगह हम क्या करते हैं, ये जो P&L सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है ये बेयर करते हैं पीछे बचे हुए पार्टनर्स अपनी गेनिंग रेशियो में। तो सबसे पहले तो हमें गेनिंग रेशियो निकालनी होगी। गेनिंग रेशियो कैसे निकलती है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो में दी गई है 1:1 और ओल्ड है 7:3, तो इसकी गेनिंग रेशियो निकल जाएगी इससे 1/2 नहीं, माइनस 7/15। तो गेन हो गया अंकित का 1/10, और लवित का कितना हो गया 1/2 माइनस 3/15, तो 9/10।
ठीक है, तो 1:9 हो गई इनकी गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले तो हम एंट्री सेम वही करेंगे, P&L सस्पेंस अकाउंट से हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, जो भी उसका प्रॉफिट का शेयर होगा उसके लिए। तो एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 26,667 टू शांस कैपिटल अकाउंट 26,667। ठीक है, अब चेंज क्या होगा? चेंज सिर्फ यही होगा कि जो P&L सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है इसको हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना भेज के जो गेनिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री बन जाएगी लविट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट अंकित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट 26,667, और इसको डिवाइड किस रेशियो में करेंगे? जो गेनिंग रेशियो हमने यहाँ पे निकाली थी 9:1। ठीक है, तो इसमें लवित और अंकित का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? एक तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है ड्यूरिंग द ईयर, उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है प्रॉफिट का वो, और फिर ये जो हमने प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया इसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भेजेंगे कैसे? रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में वो। ठीक है, अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए तो हमारे पास दो मेथड्स थे। एक तो एस्टिमेशन वाला, एस्टिमेशन में हम क्या करते थे? जो पिछले साल का प्रॉफिट था या तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को करंट ईयर का प्रॉफिट मानते थे, और फिर उससे जितने भी महीने उसने काम किया है उतना निकालते थे, और फिर उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकाल के हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। ठीक है, या फिर एवरेज प्रॉफिट्स लेते थे, पिछले कई सालों के प्रॉफिट्स हमें दिए होते थे, उनका एवरेज प्रॉफिट निकालते थे और फिर वही उसको हम मानते थे करंट ईयर का प्रॉफिट। या हमने इसमें देखा था सेल वाला मेथड, यानी कि पहले हम देखते थे पिछले साल की सेल्स कितनी है, उस सेल पे कितना परसेंटेज प्रॉफिट आया है, वही परसेंटेज प्रॉफिट हम करंट ईयर की सेल्स के ऊपर लगाते थे और करंट ईयर का प्रॉफिट निकल जाता था। ये तो था एस्टिमेशन का केस। और सेकंड केस क्या था? सेकंड केस में हम करते थे कि हम एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते थे रिटायरमेंट तक की डेट का, और जो भी प्रॉफिट आता था उसे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भेज देते थे, सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेज देते थे। ठीक है, अब ये तो हमने निकालना सीख लिया था अमाउंट। अब हम नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा था कि ये जो अमाउंट हमने सारे मेथड्स में निकाला है इसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करेंगे। ठीक है, सेकंड केस में तो क्या था? हमने एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे, तो इसमें जैसे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट जाता है उसके बाद में पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं ना, वो तो सेम रहेगा जैसे कि हम पहले करते आए हैं, वैसे ही ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। लेकिन एस्टिमेशन वाले केस में क्या करते थे? हम P&L अप्रोप्रिएशन का यूज ना करके क्या करते हैं? P&L सस्पेंस अकाउंट का यूज करते हैं पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए प्रॉफिट। ठीक है, और एंड ऑफ द ईयर इस P&L सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस था इसको हम भेज देते थे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। किस केस में? जब पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं करते, और अगर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं रिटायरमेंट के केस में, तो उस केस में P&L सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हम भेजते हैं पीछे बचे हुए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनकी गेनिंग रेशियो में। यही आज हमने पूरी क्लास में किया था। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।